वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे होम साइंस के नवीनतम पाठ्यक्रम के बारे में, जो कि BA 6 सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। छठवें सेमेस्टर में आप पहुँच चुके हैं और आप ये सोच रहे हैं कि हमको क्या पढ़ना है छठवें सेमेस्टर में होम साइंस में। जैसे आप लोगों ने 5th सेमेस्टर में होम साइंस में 2 पेपर पढ़े, ठीक इसी प्रकार से 6 सेमेस्टर में यानी छठवें सेमेस्टर में भी आपको एक सब्जेक्ट के 2 पेपर पढ़ने हैं। तो आज का जो वीडियो है ये पेपर 1 के सिलेबस का है, यानी पेपर 1 में हम क्या पढ़ेंगे, आहार विज्ञान और चिकित्सीय पोषण, अंग्रेजी में बोलेंगे डाइटेस्टिक्स एंड थेरेप्यूटिक न्यूट्रिशन, ये आपके पेपर का नाम है। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे, आहार विज्ञान क्या है और चिकित्सीय पोषण क्या है, इसमें क्या क्या पढ़ना है। आज के वीडियो के माध्यम से हम उसी को समझने वाले हैं, ठीक है। तो जो छात्र छात्र हैं होम साइंस सब्जेक्ट जिनका है उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये वीडियो। आप सभी लोग सिलेबस को देख लीजिए, ये सिलेबस आपका है और यही आपको पढ़ना है, ठीक है। अगर आपने इन सभी एक बार सिलेबस को अच्छे से जान लिया, समझ लिया, या सिलेबस आपको पता होना चाहिए। किसी भी चीज़ को आप पढ़ रहे हैं, चाहे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या आप BA में ही क्यों ना हो, सबसे पहली बात होती है एक विद्यार्थी की कि आपको पढ़ना क्या है। सबसे पहले ये आपको जो है देख लेना होता है कि हमको पढ़ना क्या है, फिर उसके बाद में कैसे पढ़ना है, फिर क्यों पढ़ना है। सबसे पहली बात तो ये होता है कि हम क्यों पढ़ें, पहला प्रश्न ये उठता है क्यों पढ़ें। दूसरा प्रश्न ये उठता है क्या पढ़ें। तीसरा प्रश्न ये उठता है कि कैसे पढ़ें। और फिर उसके बाद में प्रश्न उठता है कितना पढ़ें, ठीक है। और उसके बाद में भी प्रश्न उठता है कि पढ़ने का हमको क्या फ़ायदा हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से पढ़ने के कुछ नियम होते हैं, इन्हीं नियम को फॉलो करना होता है हर एक विद्यार्थी को। तो विद्यार्थी जीवन में अगर आप हैं, सफल होना चाहते हैं, तो एक काम कर लीजिए। अगर आपको सफल होना है अपने जीवन में, किसी भी परीक्षा को अच्छे तरीके से उत्तीर्ण करना है, सबसे पहला तरीका या सबसे पहला कदम होता है कि आप अपना सिलेबस जरूर पढ़ लें। आपके मुखारबिंद पर अर्थात आपकी जुबान पर आपका सिलेबस होना चाहिए। अगर आप में से जिन विद्यार्थियों ने ये काम कर लिया, कोई माई का लाल उसको रोक नहीं सकता, वही विद्यार्थी टॉप करेगा जिसको सिलेबस याद होगा। सिलेबस से लगभग 30% क्वेश्चन आपके सिलेबस से पूछे जाते हैं, ये बात आप ध्यान रखिए। कोई भी परीक्षा हो तो सिलेबस आप अपना मेंटेन कर लीजिएगा, ठीक है। आइए समझने का प्रयास करते हैं। गृह विज्ञान का ये सिलेबस यानी कि होम साइंस का ये सिलेबस है, ठीक है। होम साइंस में क्या पढ़ना है आपको, होम साइंस BA तृतीय वर्ष छठवां सेमेस्टर पेपर नंबर 1 आहार विज्ञान और चिकित्सीय पोषण, अंग्रेजी में होम साइंस BA 3rd ईयर 6 सेमेस्टर डाइटेस्टिक्स एंड थेरेप्यूटिक न्यूट्रिशन, ये आपके पेपर का नाम है। नवीनतम पाठ्यक्रम है 2024, 25, 26, 27, 28 की परीक्षाओं के लिए। सिलेबस यही रहेगा। नवीनतम शिक्षा नीति जो आई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 2022 में आकर के लागू हुई है और तब से लेकर के सिलेबस में चेंजमेंट हुआ है, वही सिलेबस है। आप किसी भी विश्वविद्यालय के किसी भी संबंधित कॉलेज में पढ़ रहे हैं या पढ़ रही हैं तो सभी के लिए यही सिलेबस है, किसी का सिलेबस चेंज नहीं है, ठीक है। तो आप किसी विश्वविद्यालय से हैं, यही सिलेबस आपको पढ़ना है। देखिए पहले इकाई की अगर बात करें यूनिट नंबर 1 में आपको परिचय जानना है। किसका परिचय जानना है, सबसे पहली बात तो आहार विज्ञान का ही परिचय समझना है और चिकित्सीय पोषण का एक प्रकार से परिचय हमको समझना है। अब इसके अलावा स्वास्थ्य आहार शास्त्र और चिकित्सीय पोषण की परिभाषा को आपको जानना है। किसकी परिभाषा, चिकित्सीय पोषण यानी कि थेरेप्यूटिक न्यूट्रिशन की परिभाषा, एंड स्वास्थ्य आहार शास्त्र यानी कि डाइटेस्टिक्स यानी कि बोले तो हेल्थ डाइटेस्टिक्स की परिभाषा आपको समझनी है, मतलब कि यूनिट नंबर 1 में यानी चैप्टर नंबर 1 में। इसके बाद में आहार चिकित्सा का क्या इंपॉर्टेंस है यानी क्या महत्व है, खास करके आहार चिकित्सा का, उसको समझना है। इसके अलावा जो है आगे आपको समझना है, तीसरा चैप्टर है फास्ट फूड या जंक फूड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको जान लेनी है कि फास्ट फूड का फ़ायदा क्या होता है और क्या नुकसान होता है इसको हमको समझना है। फास्ट फूड और जंक फूड होते क्या है, इसको विस्तार से हम समझेंगे। फिर इसके बाद में आपको पढ़ना है चिकित्सीय आहार के क्या उद्देश्य होते हैं, अर्थात जो भोजन हमको चिकित्सा के लिए दिया जाता है। चिकित्सीय आहार का सीधा सा मतलब होता है ऐसा आहार जब आप बीमार होते हैं उस समय, या आप किसी भी मतलब आप एक सामान्य अवस्था का भोजन होता है और दूसरा भोजन आपका होता है जब आप बीमार होते हैं। और जब आप बीमार होते हैं तो बीमार होने पर आप कहते हैं कि डॉक्टर जो है रोके हैं या का नाई खाए खाए, तो डॉक्टर रोके हैं या का नाई खाए खाए का मतलब क्या होगा कि आप चिकित्सीय आहार
कर रहे हैं, यानी कि आप जो है डाइटिंग पे उस समय, मतलब ये है कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ठीक है, वो चिकित्सीय आहार होता है। यानी बीमारी की अवस्था में, बीमारी की दशा में आपके भोजन में जो संशोधन किए जाते हैं वो संशोधन चिकित्सीय आहार ही कहलाते हैं। यानी चिकित्सीय आहार आपके भोजन में या कुछ कमी होता है या कुछ चीज़ों की बढ़ोतरी करी जाती है। देखिए, आप लोगों ने अगर पोषण विज्ञान को पढ़ा होगा तो आपको 6 तत्वों के बारे में जानकारी होगी। 6 तत्व होते हैं, खास करके 6 न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं। पहला होता है कार्बोहाइड्रेट जो कि शरीर को ऊर्जा देता है। दूसरा होता है वसा, वो भी शरीर को ऊर्जा देता है और शरीर की चर्बी बढ़ाने में मदद करता है। तीसरा होता है विटामिन और चौथा होता है खनिज लवण। तो विटामिन और खनिज लवण शरीर के जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है यानी इम्यूनिटी सिस्टम है उसको मजबूत करते हैं, शरीर से रोगों से की रक्षा करते हैं, मतलब कि शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं। और आपका अगला होता है आपका क्या होता है, खनिज लवण और विटामिन हो ही गए। प्रोटीन हो गया आपका, एक प्रोटीन नहीं हुआ तो प्रोटीन हो गया। प्रोटीन जो होता है ये जो शरीर में टूट फूट होती है कोशिकाओं की या ऊतकों की, उनकी मरम्मत करता है। और एक होता है जल, यानी 6 पोषक तत्व होते हैं। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ठीक है, इसके अलावा विटामिन, खनिज लवण और जल, ये 6 पोषक तत्व होते हैं जो कि आपके भोजन में होते हैं। इन्हीं पोषक तत्वों को कोई पोषक तत्व घटा करके कोई बढ़ा करके आपको चिकित्सीय आहार में दिया जाता है, ठीक है। तो चिकित्सीय आहार का क्या उद्देश्य है, उसके उद्देश्य को हम समझेंगे। इसके अलावा आहार चिकित्सा के सिद्धांत, बहुत सारे सिद्धांत है आहार चिकित्सा के, उन सिद्धांतों के बारे में हम चर्चा करेंगे, उन प्रिंसिपल्स के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका आहार चिकित्सा के सिद्धांत। तो इस तरीके से इकाई नंबर 1 में हमको इतने चैप्टर समझते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे इकाई नंबर 2 में। इकाई नंबर 2 में हमको क्या पढ़ना है? इकाई नंबर 2 में हमको आहार और आहार विधि के बारे में जानना है, ठीक है। अब इसमें हमको चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए सामान्य आहार में जो संशोधन किया जाता है उसके बारे में समझेंगे। यानी कि जब आप बीमार होते हैं तो जो डॉक्टर लोग आपको कुछ चीज़ें मनाही करते हैं, कुछ चीज़ें और खाने को बताते हैं, तो चिकित्सीय प्रयोजन में, यानी कि जब कभी आप बीमार होते हैं उस दशा में जो सामान्य आहार होता है उसमें क्या संशोधन करना होता है, ठीक है, उस संशोधनों के बारे में जानेंगे। किस बीमारी में कौन सा संशोधन होता है इसको समझने का प्रयास करेंगे, क्या क्या चीज़ें इसमें किस बीमारी में खाना होता है। इसके अलावा संशोधन के क्या तरीके होते हैं, उन तरीकों के बारे में जानेंगे। खास करके 2 तरीके होते हैं, एक तो पोषक तत्वों के आधार पर हम, जैसे पोषक तत्व मैंने बताए 6 होते हैं, तो उन्हीं पोषक तत्वों के आधार पर संशोधन किया जाता है खाने में, ठीक है, कि किसी को ऊर्जा की आवश्यकता ज़्यादा होती है, किसी बीमारी में आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता की आवश्यकता ज़्यादा होती है, विटामिन की, खनिज लवण की आवश्यकता ज़्यादा होती है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम समझने का प्रयास करेंगे। दूसरा तरीका होता है संशोधन का, वो होता है स्थिरता के आधार पर। तो स्थिरता के आधार पर और पोषक तत्वों के आधार पर हम संशोधन के तरीकों के बारे में समझेंगे। अब ये संशोधन होगा किसमें? संशोधन होगा आपका आहार में। किसमें और किस आहार में? सामान्य आहार में। यानी जब आपका स्वास्थ्य ठीक होता है, आपका स्वास्थ्य जिस समय ठीक होता है उस समय आपका आहार क्या होता है, और जब आपका स्वास्थ्य गड़बड़ होता है, खराब होता है, उस दशा में आपके भोजन में, आपके आहार में क्या चेंजमेंट होता है, उसी को संशोधन या संशोधन के तरीकों के अकॉर्डिंग हम समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद में विभिन्न पोषक, मतलब विभिन्न भोजन विधियां होती हैं, जैसे कि मौखिक भोजन एक होता है, जो उससे मुंह से आप भोजन खाते हैं, तो वो भोजन आहार लेने का। एक ट्यूब फीडिंग होती है, यानी कि जो है ट्यूब के माध्यम से भोजन लेना, या सुई वगैरह के माध्यम से, इंजेक्शन के माध्यम से आपको तमाम प्रकार के पोषक तत्वों की पूर्ति करवा दी जाती है। जब आप बीमारी अवस्था में होते हैं उस दशा में, या तो आप जो है कोई चीज़ खाते पीते हैं, अगर आप ऐसी हालत में नहीं है कि आप कुछ चीज़ खा पी पा रहे हैं, तो आपको इंजेक्शन ऊर्जा का, कार्बोहाइड्रेट या फिर वसा का, तमाम प्रकार के पोषक तत्वों का आपको वो चीज़ें दे दी जाती है, तो आप उसको लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये आपका होगा इकाई नंबर 2। इसके बाद में इकाई नंबर 3 की अगर हम बात करें, इकाई नंबर 3 की अगर हम बात करें तो इकाई नंबर 3 में हमको क्या पढ़ना है? इकाई नंबर 3 में हमको ऊर्जा उपापचय के बारे में हमको जानना है, ठीक है, ऊर्जा के बारे में समझना, ऊर्जा उपापचय, ठीक है, जिसमें हम भोजन का कैलोरी मान समझेंगे। इसके अलावा शरीर में ऊर्जा का विनिमय मापन समझेंगे, यानी शरीर में जो ऊर्जा का आदान प्रदान होता है वो कैसे होता है उसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इसके अलावा अच्छा जो शरीर में ऊर्जा विनिमय का जो मापन होता है, एक तो प्रत्यक्ष होता है और एक अप्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष कैलोरीमीटर और एक अप्रत्यक्ष कैलोरीमीटर। तो दोनों कैलोरीमीटर को समझेंगे, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कैलोरीमीटर, जो कि शरीर में ऊर्जा विनिमय या ऊर्जा आदान प्रदान करने के मापन में सहयोग देते हैं, उनको समझने का प्रयास करेंगे।
इसके अलावा बेसल मेटाबॉलिक दर यानी कि बेसल मेटाबॉलिक रेट जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। और उसको प्रभावित करने वाले जो कारक हैं विभिन्न, उन विभिन्न कारकों के बारे में भी हम जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या पढ़ना है, कुल ऊर्जा आवश्यकता को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ना है। शरीर की कुल ऊर्जा को या कुल ऊर्जा आवश्यकता को प्रभावित करने वाले जो विभिन्न फैक्टर होते हैं, विभिन्न कारक होते हैं, उन विभिन्न कारकों के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो इस तरीके से इकाई नंबर 3 भी हम समाप्त कर लेंगे। फिर इसके बाद में हमको पढ़ना क्या है, इसके बाद में इकाई नंबर 4 में हमको क्या पढ़ना है, बुखार और संक्रमण के दौरान आहार क्या लेना चाहिए। यानी कि जिस अवस्था में आप किसी संक्रमण से जूझ रहे हैं, या आपके फीवर है, या आप फीवर से ग्रसित हैं, बुखार है आपके, या आप किसी भी संक्रमण से ग्रसित हैं, ऐसी अवस्था में आपको क्या खाना पीना चाहिए, उसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। यानी बुखार और संक्रमण के दौरान क्या आहार आपका होना चाहिए। बुखार का सबसे, उसके बाद बुखार का परिचय समझेंगे, बुखार होता क्या है, तीव्र बुखार क्या है, जीर्ण ज्वर क्या है, ज्वर माने होता है बुखार, तो जीर्ण ज्वर क्या है, तीव्र बुखार क्या है, इसको समझेंगे। इसके अलावा बुखार के दौरान पोषण में महत्वपूर्ण परिवर्तन, यानी कि जब आपके बुखार होता है तो ऐसी दशा में, इस समय वायरल फीवर चला हुआ होगा, आप सभी, चूँकि मौसम बदल रहा है, इस समय बुखार जुखाम की भरमार आपको देखने को मिलेगी। तो इस दशा में आपके पोषण में क्या परिवर्तन होना चाहिए, और ऐसा परिवर्तन, कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन की बात यहाँ पर हो रही नहीं, महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या होना चाहिए बुखार के दौरान आपके पोषण में, आपके आहार में, उसके बारे में मैं बताऊंगा। इसके अलावा आहार में संशोधन, यानी कि उस समय आहार में क्या संशोधन करना चाहिए बुखार के दौरान या किसी संक्रमण के दौरान, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम इकाई नंबर 4 को भी समझेंगे। इकाई नंबर 5 में आपको समझना है, इकाई नंबर 5 में आपको पढ़ना है, पाचन तंत्र में जब विकार हो जाता है उस दौरान आहार में क्या परिवर्तन करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि पेक्टिक अल्सर जब होता है, तो पेक्टिक अल्सर एक रोग है, इसका क्या कारण होता है, किन कारणों से ये रोग होता है, इस रोग का क्या लक्षण है, और इस रोग के हो जाने पर आहार में क्या क्या परिवर्तन करना चाहिए, यानी आहार में क्या क्या संशोधन करना चाहिए, उसको हम जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से पाचन तंत्र विकार, यानी पाचन तंत्र से संबंधित रोग है पेक्टिक अल्सर, जब ये हो जाता है उस दौरान, या इस रोग का कारण क्या है, क्यों होता है, इसका लक्षण क्या है, यानी कि कौन कौन से लक्षण हमारे शरीर में दिखने लगेंगे अगर ये रोग होगा, और आहार संशोधन क्या करें इसमें, इसका क्या इलाज है, इन सभी चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा दस्त और कब्ज, ये बीमारी है, दस्त और कब्ज भी ये खास करके पाचन तंत्र से संबंधित विकार है, रोग है। दस्त और कब्ज के दौरान कौन सा आहार लेना चाहिए, दस्त और कब्ज का क्या कारण होता है, क्यों होता है, इसका क्या लक्षण है, इसके उपचार के लिए क्या करना चाहिए, और आहार परिवर्तन क्या करना चाहिए जब ये हो जाए, यानी कि दस्त और कब्ज में कैसा आहार लेना चाहिए, इन चीज़ों पर भी मैं नज़र डालूंगा और बड़ी ही बारीकी के साथ अध्ययन करूंगा, आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो इस तरीके से हम लोग समझ लेंगे इकाई नंबर 5 को। फिर इसके बाद में इकाई नंबर 6 में हम प्रवेश करेंगे। इकाई नंबर 6 की अगर बात करें तो इकाई नंबर 6 में हम पढ़ेंगे वजन प्रबंधन के बारे में, ठीक है। वजन प्रबंधन में हम सबसे पहली बात तो अधिक वजन यानी कि मोटापा के बारे में समझेंगे कि मोटापा होता क्या है, अधिक वजन और मोटापा में क्या अंतर होता है, दोनों को समझने का प्रयास करेंगे। दोनों का परिचय समझेंगे, मोटापा का परिचय, मोटापा क्यों होता है यानी मोटापा का कारण, आहार संशोधन मोटापे में, यानी मोटापे के दौरान आहार में क्या संशोधन करना चाहिए उसको समझेंगे। इसके अलावा कम वज़न किसे कहते हैं, कम वज़न का क्या कारण होता है, कम वज़न है अगर आपका तो उसका इलाज कैसे किया जाए, आहार चिकित्सा कम वज़न वाले व्यक्तियों के लिए, आहार चिकित्सा यानी कि भोजन में क्या परिवर्तन होना चाहिए, आहार चिकित्सा का मतलब यही है, तो उसके बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। तो इस तरीके से हमको ये पढ़ना है इकाई नंबर 6 में। इकाई नंबर 7 में हम प्रवेश करेंगे। इकाई नंबर 7 यानी यूनिट नंबर 7 में हमको पढ़ना हृदय रोगों में खास करके चिकित्सीय आहार कैसे लेना चाहिए, यानी जब हृदय रोग हो हमारे या किसी व्यक्ति में हृदय रोग की समस्या हो तो उस समय आहार में उसके क्या परिवर्तन करना चाहिए, ये हमको समझना यहाँ पर इकाई नंबर 7 में। तो हृदय रोगों में चिकित्सीय आहार के बारे में समझेंगे। इसमें जो रोग है आपका, ये रोग लिखा हुआ है एथेरोस्क्लेरोसिस, ये रोग है, इसका परिचय समझेंगे इस रोग का। इसके अलावा रक्त यानी खून में लिपिड स्तर को प्रभावित करने वाले जो आहार संबंधी कारक हैं उन कारकों पर नजर डालेंगे, ठीक है। इसके अलावा आहार और भोजन पैटर्न में क्या संशोधन करना चाहिए इस रोग में, एथेरोस्क्लेरोसिस नामक रोग में जो है आहार और भोजन पैटर्न में क्या बदलाव करना चाहिए, क्या संशोधन करना चाहिए, उन संशोधनों पर हमारी नज़र होगी।
तो इस तरीके से हम इस चैप्टर को समझने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा इसमें उच्च रक्तचाप के बारे में समझेंगे। उच्च रक्तचाप मतलब हाई ब्लड प्रेशर की बात कर रहे हैं। तो हाई ब्लड प्रेशर में या उच्च रक्तचाप का क्या कारण होता है, क्यों होता है ये रोग, ठीक है। जो ब्लड प्रेशर बढ़ता है वो क्यों बढ़ता है, इसका क्या लक्षण होता है, उच्च रक्तचाप में आहार क्या लेना चाहिए, ठीक है, आहार परिवर्तन क्या करना चाहिए, इसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो इस तरीके से इकाई नंबर आपकी जो 7 होगी वो समाप्त होगी। इकाई नंबर 8 की अगर हम बात करें, इकाई नंबर 8 और लास्ट इकाई जो है आपके सिलेबस की, उसमें आपको अंतःस्रावी विकार के बारे में समझना। जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं उनमें जब विकार उत्पन्न हो जाता है तो उन विकार के बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे यहाँ पर इकाई नंबर 8 में, ठीक है। अंतःस्रावी विकार में आप देखेंगे एंडोक्रिनोलॉजी का परिचय समझेंगे। इसके अलावा विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और उनके कार्य के बारे में जानेंगे। विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियों में खास करके जैसे थायराइड ग्रंथि हो गई, अधिवृक्क हो गया, अग्न्याशय हो गया, इनके बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा मधुमेह मेलिटस के बारे में समझेंगे। मधुमेह मेलिटस घटना के प्रकार, इसका लक्षण, चयापचय और इसका परिवर्तन, खास करके आहार परिवर्तन, आहार संशोधन और मरीज के लिए शिक्षा, यानी कि मरीज को क्या करना चाहिए इस रोग में, मधुमेह मेलिटस में, तो उसके बारे में मरीज को क्या करना चाहिए, मरीज को किस तरीके से शिक्षित करें, मरीज को किस तरीके से उस रोग के बारे में बताएं, समझाएं, ताकि वो रोग उससे ख़त्म हो पाए, तो उसके बारे में हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो इस तरीके से हम इस संपूर्ण सिलेबस को समझेंगे और जानेंगे कि आखिरकार हमको क्या क्या पढ़ना है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर मैंने पूरा का पूरा सिलेबस समझाया, सिलेबस बताया कि आपको पढ़ना क्या क्या है। अब इसके बाद में एक एक चैप्टर को मैं उठाऊंगा और धीरे धीरे समझने का प्रयास करूंगा। और मॉडल पेपर महासंग्राम वीडियो और ऑब्जेक्टिव और लिखित दोनों टाइप के मॉडल पेपर जल्द ही आपके समक्ष आएंगे। पेपर 2 का जो वीडियो होगा उसका सिलेबस जल्द ही मैं डिस्कस करूंगा, उसके लिए आप सभी लोग तैयार हो जाइएगा। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में, तो आप मेहनत को समझिए और वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें सभी दोस्तों के पास, ताकि इसी प्रकार से और वीडियोज़ मैं लगातार बनाता रहूँ, ठीक है। अब आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप सभी लोग इस सिलेबस को नोट डाउन कर पाएँ कि हमको आखिरकार पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। और चलिए फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।